वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम और आप देखने जा रहे हैं मास्टर सीरीज का पार्ट 8। अगर आपने पिछले पार्ट्स को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उनको जाकर आप देखिए, एंजॉय कीजिए। तो चलिए, पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि ब्यूटी पार्लर में ली और जिना बात कर रहे थे तो पैनी वहां पर आ गई और जिना को देखकर चौंक गई कि ये तो जिंदा है। जिना भी पैनी को देखकर चौंक गई कि कहीं ये मुझे पहचान न ले। पर दोस्तों, पैनी ली को चैंग कहकर पुकारती है और पूछती है कि ये कौन है, जैसे कि वो जिना को जानती नहीं। ली कहता है कि ये दोनों मेरी कलीग्स हैं। और तब जिना की फ्रेंड पूछती है ये कौन है। ली कहता है कि ये मेरी कजन है। तब जिना को तसल्ली होती है कि अच्छा हुआ इसने मुझे पहचाना नहीं। पर दोस्तों, असल में पैनी जिना को बखूबी पहचान गई है। दूसरी ओर चेयरमैन की बेटी सिंडी को दिखाया जाता है जो गुस्से में बैठी हुई है। ब्यूटिशियन पूछती है कि मैडम, हेयर कट कैसा लगा आपको, नया ड्रेस पहन लीजिए जरा। और वो गुस्से में कहती है कि चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी जान अभी ले लूंगी। वो डरकर चली जाती है। ली बाहर बैठा होता है तो जिना एक स्टाफ से पूछती है लॉकर रूम कहाँ पर है। वो रास्ता बताता है, पर जिना फोन को देखते हुए सीधे वीआईपी रूम में चली जाती है। वहाँ पर दोस्तों बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेसेस होते हैं। इसी बीच सिंडी बाहर आती है और ली को घूरती है कि तुम्हें ना मैं सच बता रही हूँ, छोड़ूंगी नहीं। वो ब्यूटिशियन की असिस्टेंट से पूछती है कि वीआईपी रूम कहाँ पर है। वो भी बता देती है और कहती है कि मैडम, अंदर आपकी मदद के लिए हमारे एक स्टाफ है। सिंडी दोस्तों वीआईपी रूम में जाती है, लेकिन अंदर स्टाफ नहीं बल्कि जिना होती है। वो हर ड्रेस को अपने ऊपर रखकर देखती है कि ये मुझ पर कैसा लग रहा है। एंड तभी सिंडी को देखकर वो तुरंत उस ड्रेस को रख देती है। और सिंडी कहती है कि हाँ, मुझे वही ड्रेस चाहिए। जिना कहती है कि सॉरी, मैंने गलती से ड्रेस निकाल लिया था। पर वो तो जिना को स्टाफ समझकर चिल्लाने लगती है कि मुझसे बहस मत करो और वो ड्रेस निकाल कर दो। जिना दोस्तों समझ नहीं पाती कि ये इस तरह चिल्ला क्यों रही है। इसी बीच सिंडी इतना गुस्सा होती है कि वो जिना को चांटा मार देती है कि मेरी बात क्यों नहीं सुन रही थी तुम। जिना तो दोस्तों एकदम शॉक हो जाती है, लेकिन खुद को संभाल कर चली जाती है। और जब हम सोच रहे होते हैं कि ये बाहर जाने वाली है तो जिना दरवाजा लॉक कर देती है। और फिर देखिए, वो आकर शिंडी से कहती है तुम पागल हो क्या, ना जान ना पहचान, और तुम मुझे जानती तक नहीं। फिर तुमने मुझ पर हाथ कैसे उठा दिया है, किसने दिया यक तुम्हें। और तो छोड़िए दोस्तों, जवाब में वो भी झगड़ने लगती है। बस जिना तो उसके बाल उखाड़ लेती है। सिंडी एकदम चौंक कर बैठ जाती है। जिना कहती है देखो मेरी बात सुनो, आइंदा किसी से भी बात करो तो ढंग से शांत होकर बात करो, समझी। इतनी अकड़ कभी अच्छी नहीं होती। और अब बाल ठीक करो और जाओ चुपचाप अपने घर, कहकर जिना चली जाती है। ली बहुत देर सिंडी का इंतजार करके वीआईपी रूम में जाकर देखता है तो सोचता है यहाँ पर तो पार्लर की स्टाफ बैठी हुई है, सिंडी कहाँ गई। पर तभी वो मुड़ती है तो ली को पता चलता है कि हे भगवान, ये तो सिंडी है। सिंडी कहती है अभी अभी जो लड़की यहाँ से गई है उसे पकड़ो तुम, उसी ने मेरा यह हाल किया है। ली समझ आता है कि जिना ने इस लड़की का यह हाल किया होगा। वो तुरंत जाकर जिना और उसकी फ्रेंड से कहता है कि एक पल के लिए भी यहाँ पर मत रुको, अभी निकल जाओ वरना धरती फट जाएगी यहाँ पर। दोनों को भेजकर वो सिंडी को लेकर कार में जा रहा होता है। सिंडी पूछती है कि तुम किस दिन पैदा हुए थे। ली पूछता है ये क्यों पूछ रही हो तुम। वो कहती है कि जब से तुम्हें देखा है ना मैंने, मेरी लाइफ एकदम से उल्टी पुल्टी हो गई है। कहकर वो ली को खूब डांटती भी है यहाँ पर और पूछती है कि अब तो घर ही जाना है ना। ली कहता है नहीं, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, तुम्हें उससे मिलाना होगा। सुनकर दोस्तों वो तो और चिढ़ जाती है। असल में चेयरमैन ने पॉल के बेटे के साथ सिंडी की शादी करने का तय किया था, इसलिए ली उसे पॉल के घर लेकर आता है। वहाँ चेयरमैन भी होता है और पॉल के बेटे से, जिसका नाम है जूड, उससे पूछता है कि देखो ये मेरी बेटी है, कैसी लगी तुम्हें। जूड कहता है कि फोटो में जितनी खूबसूरत थी उससे ज्यादा खूबसूरत दिख रही है, सच बताऊं तो। लेकिन दोस्तों सिंडी तो यहाँ पर शादी के नाम से चिढ़ जाती है और ले का हाथ पकड़ लेती है। ली डर जाता है कि अरे ये क्या कर रही हो तुम, तुम्हारा दूल्हा उधर है, जाओ उसके हाथ पकड़ो। पर सिंडी सबके सामने कह देती है मुझे तो ये पसंद है, शादी करूंगी तो इसी से। क्यों डार्लिंग, सही कह रही हूँ ना मैं, कार में तुमने मुझे वो लंबा वाला किस भी तो किया था। यहाँ दोस्तों वो ली को बुरी तरह फंसा देती है। ली घबरा जाता है और कहता है नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच में। तब दोनों को वो बाहर भेज देते हैं और चेयरमैन जूड से कहता है कि उसकी बात का तुम बुरा मत मानना, लगता है फिलहाल वो शादी के लिए तैयार नहीं है। मैं भी कभी ऐसा ही था, मैं उसको मना लूंगा, तुम फिक्र मत करो, किसी और दिन हम शादी की बात करेंगे, पर मेरी बेटी की शादी तुमसे ही होगी, याद रखना। बाहर दोस्तों ली सिंडी को डांट रहा होता है कि ये क्या बेहुदा मजाक है, तुमने ऐसा कहा क्यों अंदर। सिंडी कहती मुझे झूठ एकदम बेकार लगा, ठीक है। अरे वो बेकार लगा तो तुम मुझे क्यों फंसा रही थी। दोस्तों पता है क्या कहती है वो, कि तुम भी मुझे बेकार ही लगते हो और जो तुमने मेरे साथ किया उसका बदला लेने का ये बहुत ही बढ़िया मौका था, इसलिए मैंने ये ड्रामा किया, कैसा लगा तुम्हें। और मुझे पता है कि मेरे पापा तुम्हें जरूर काम से निकाल देंगे, एक तीर से दो निशाने, कैसा लगा तुम्हें। तब उसके पीछे से चेयरमैन को आते देखकर ली सिंडी को अपने पास खींच लेता है और पूछता है तो फिर कब शादी करे डार्लिंग। सिंडी कहती छोड़ो मुझे, मैं क्या पागल हूँ जो तुमसे शादी करूंगी। इस तरह वो सच उगल देती है जिसे चेयरमैन भी सुन लेता है। चेयरमैन अपनी बेटी की असलियत जानकर बड़ा गुस्सा होता है और कहता है मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। और तब चेयरमैन की वाइफ ली से कहती बेटा उसके बर्ताव के लिए मैं माफी मांगती हूँ तुमसे,
तुम उसका प्लीज बुरा मत मानना। यहाँ से दोस्तों सीधा स्पीडी में दिखाते हैं कि एक्सेस लेवल 2 पर है। जेजे कोई सीक्रेट डेटा एक्सेस कर रहा होता है, उसमें T9 कार्सिनोजन का जिक्र क्या होता है। अब जेजे समझ जाता है कि नाथन अपने पिता की जानकारी के बिना कोई बड़ा ही खतरनाक काम कर रहा है। इतने में ली को देखकर वो तुरंत उसे क्लोज कर देता है और ली से कहता है कि कैसा चल रहा है तुम्हारा काम, इसी तरह बेटा मेहनत करते रहो, खूब आगे जाओगे। ली को शक होता है कि जेजे कभी एसपीडी के अंदर नहीं आता था, अब अचानक यहाँ पर क्या करने आया होगा। और जेजे के जाने के बाद वो सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सेस डिनाइड आता है। दूसरी ओर जेजे को उसका असिस्टेंट कॉल करके बताता है कि नाथन सारे नए ज्वाइनीज को एक पार्टी दे रहा है, सब वहीं गए हुए हैं। अब जेजे घबरा जाता है कि अगर एंड्रयू ने नाथन से कह दिया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जेजे असिस्टेंट से कहता है कि एंड्रयू को पार्टी से बाहर करवा दो कैसे भी करके। यहाँ दोस्तों पार्टी में नाथन सबको ड्रिंक करने के लिए कहता है, पर वो पीते नहीं, लेकिन जब वो जिद करता है तो उनको पीना पड़ता है। तब भी दोस्तों एंड्रयू नहीं पीता, क्योंकि उसे अपने पिता पे यानी चेयरमैन पे बहुत गुस्सा आता है। नाथन कहता है कि तुम्हें इतना रिस्पेक्ट देकर मैं पार्टी दे रहा हूँ और तुम पीने के लिए तैयार नहीं हो, क्यों नखरे कर रहे हो। तब जिना एंड्रयू से कहती है कि अरे इससे पहले वो पागल आदमी कुछ और करे, तुम चुपचाप पी क्यों नहीं लेते। और कोई रास्ता न पाकर एंड्रयू भी ड्रिंक करने लग जाता है। फिर नाथन रोशी को गाने के लिए कहता है, वो भी माइक लेकर गाने लगती है, लेकिन नाथन कहता है बहुत बेसुरा गाती हो, बंद करो इसको, यहाँ जो मुझे एंटरटेन करेगा उसे मैं बहुत बढ़िया पैसे दूंगा। जिना दोस्तों फिर हाथ उठाती है तो कहता है कि वाह ये हुई ना बात, अच्छा सा गाना गाओ और मुझे एंटरटेन करो। जिना भी गाते गाते डांस करने लगती है। नाथन सभी को डांस करने को कहता है और डांस करने के बहाने वो जिना को गले लगाने की कोशिश करता है। और ये सब कुछ देखकर एंड्रयू गुस्से में रिमोट पे मुक्का मार देता है और म्यूजिक बंद हो जाता है। दोस्तों अब नाथन को गुस्सा आ जाता है और पूछता है कि तुमने ये किया क्यों। एंड्रयू कहता है क्या क्यों, हम तुम्हारी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमें नचवाओ एंटरटेन करवाओ, ना ही ये बार है और ना ही हम बारटेंडर्स और बार डांसर्स हैं। बस दोस्तों नाथन चिढ़कर उसको बाहर लेकर जाता है और कहता है कि इतना क्यों कर रहे हो तुम मेरे नौकर हो समझे, अपनी औकात में रहो, यहाँ काम करना है तो जो मैं कहता हूँ वो सब करना पड़ेगा। और तुम्हारे पापा मेरे पापा की तरह बड़े रहे सोते तो तुम ऐसा रौब दिखा सकते थे, लेकिन नहीं हो ना। और तुमने इंटरव्यू में कहा कि तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़कर चला गया और तुम उससे बदला लेने के लिए यहाँ ज्वाइन कर रहे हो, इसलिए अपनी लिमिट में रहो, नौकर को नौकर की तरह पेश आना चाहिए, जबान मत लड़ाओ मुझसे। कहकर दोस्तों वो एंड्रयू के पैर पे लात मारकर चला जाता है। इतने में जिना बाहर आ जाती है तो एंड्रयू पूछता है तुम क्यों आई। जिना कहती है वो मुझे गलत टच कर रहा था इसलिए यहाँ पर आ गई। एंड्रयू उसको डांटता है कि अरे उस पागल आदमी ने पैसे की बात क्या कर दी और तुमने सीधा हाथ उठा दिया, बताओ सोच समझकर कुछ भी नहीं करती क्या, तुम पैसों के लिए कुछ भी करोगी क्या। ये सुनकर जिना को भी गुस्सा आता है और वो उसके दूसरे पैर पे लात मारकर चली जाती है। एंड्रयू घर आता है तो जेजे बैठा होता है। एंड्रयू कहता है देखिए मुझे वापस अमेरिका भेज दीजिए, मैं यहाँ पर रहना ही नहीं चाहता, मेरा बाप मुझे देखना नहीं चाहता और वो नाथन वो तो मुझे भिखारी समझता है। जेजे कहता है इतने जल्दी हार मान गए तुम हैं, मैंने नाथन को रास्ते से हटाने का बड़ा प्लान बना के रखा हुआ है। असल में नाथन का एक केमिकल कंपनी के साथ टाई अप है और वो अपनी लैब में एक केमिकल यूज कर रहा है जो कि कार्सिनोजन है। कार्सिनोजन यानी ऐसा पदार्थ जिससे कैंसर होता है, लेकिन इस बारे में कोई नहीं जानता। हमें बस किसी तरह उस प्लांट में जाकर T9 टैंक को खोल देना है, फिर देखो क्या होता है। दूसरी ओर दिखाते हैं कि कोई मास्क पहनकर प्लांट में जाता है और T9 टैंक को खोल देता है। अगले दिन की बात है, पेनी केन्या की मदद करने के लिए उसी हॉस्पिटल जाती है क्योंकि वो केन्या का मकसद जानना चाहती थी। केन्या उसे बताती है कि उस प्लांट में T9 टैंक है जिसमें कार्सिनोजन भरा हुआ है, उसी की वजह से यहाँ के लोगों को कैंसर हो रहा है। अगर लोगों को ये पता चल गया तो वो डोडो ग्रुप के खिलाफ लड़ने लगेंगे, इसलिए डोडो ग्रुप के लोग कैंसर पेशेंट्स को चुपचाप अपने हॉस्पिटल में ले जाकर फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं। यहाँ पेनी डिसाइड करती है कि इसकी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। दूसरी ओर ऑफिस में सभी काम कर रहे होते हैं। जिना बहुत परेशान है क्योंकि उसे अपने भाई के ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए। एंड्रयू कहता है तुम मुझसे क्यों नहीं पूछती, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। जिना कहती है तुम खुद भिखारी हो, तुम कहाँ से दोगे पैसे। तभी ली को आता देखकर वो भागकर ली का हाथ पकड़ लेती है और कहती है आज मैं तुम्हें कॉफी खरीद कर दूंगी। वो कहता है कि देखो मेरे सर पे पहाड़ जितना काम है, टाइम वेस्ट मत करो और जाओ अपना काम करो। जिना कहती प्लीज यार मेरे खातिर बस 5 मिनट। कहकर दोस्तों वो ली को जबरदस्ती खींच कर लेकर जाती है। उसे एक कैफे में बिठाकर कहती है मुझे ना थोड़े पैसे चाहिए। ओहो अच्छा, तो इसीलिए जब नाथन ने कहा कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा तो तुम नाचने लग गई। जिना चिढ़ जाती है कि तुम्हें भी सब पता चल गया क्या। ली कहता है कि सिर्फ मुझे नहीं मेरी बुलबुल सबको पता चल गया है और वैसे भी मेरे पास $20,000 नहीं है। जिना उसका कोट पकड़ लेती है कि तुमने तो ट्रेनिंग में फर्स्ट आकर 2 लाख जीते थे ना, मेरे लिए तुम्हारे पास 20,000 भी नहीं है। इतने में रोशी आकर ली को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए लेकर जाती है। असल में कल रात को किसी ने प्लांट का T9 टैंक खोल दिया था। सुबह जब एक वर्कर टैंक को चेक कर रहा था तो अचानक उस टैंक में प्रेशर कम दिख रहा था
और जब उसने टैंक खोला तो ब्लास्ट हुआ और बुरी तरह चोट लग गई थी उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था और उस समय उसे केनिया और पैनी ने देख लिया था। केनिया प्रेस वालों के सामने खूब चिल्लाती है कि न जाने डोडो ग्रुप की वजह से और कितने जाने जाएंगी, कितने लोगों को कैंसर होगा। वो लोग तो अपने प्रोडक्ट्स में खतरनाक कार्सिनोजन यूज करते हैं, इसी वजह से इतनी तेजी से लोगों को कैंसर हो रहा है। सारे प्रेस वाले दोस्तों उसकी बात सुन रहे होते हैं, लेकिन तब डॉक्टर आकर कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। पर केनिया दोस्तों अपनी बात पर अड़ी रहती है कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये एक खतरनाक कार्सिनोजन की वजह से हो रहा है। पर गार्ड्स केनिया को खींचकर बाहर लेकर चले जाते हैं और जब ये सब नाथन को पता चलता है तो वो अपने प्लांट से कार्सिनोजन को हटाने की कोशिश में लग जाता है। पर इन्वेस्टर्स घबराए हुए होते हैं कि अब क्या होने वाला है। नाथन कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। इतने में दोस्तों मोजो को दिखाते हैं, वो आकर एक मीटिंग के लिए बुलाता है सभी को। वहां जाकर नाथन कहता है कि हमारे प्रोडक्ट्स में कोई कार्सिनोजन है ही नहीं, हमने अपने प्रोडक्ट्स में खतरनाक सब्सटेंसेस यूज ही नहीं किया है आज तक। पर केनिया प्रेस को बता देती है कि डोडो ग्रुप के हर प्रोडक्ट में, फिर चाहे वो कपड़े हो, टॉयज हो या किचन आइटम्स, हर चीज में कार्सिनोजन एक कोटिंग एजेंट के तौर पर यूज किया जा रहा है। उन प्रोडक्ट्स के लॉन्ग टर्म यूज से कैंसर होता है और ये पक्की बात है। पिछले 10 सालों में दुनिया भर के कैंसर केसेस में सबसे ज्यादा हमारे देश में पाए गए हैं। इसकी वजह है T9 गैस। पर दोस्तों यहाँ पर नाथन सभी को उल्लू बना रहा होता है कि हम तो एकदम सेफ हैं और पूरे रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं, और जो भी ऐसी खबरें फैला रहे हैं कि हम कार्सिनोजन यूज करते हैं वो जरूर हमारे कॉम्पिटिटर्स होंगे जो हमारी तरक्की से जलते हैं और इसलिए बेवजह फालतू की बातें फैला रहे हैं। अब मीटिंग के बाद जब वो बाहर आता है तो केनिया को टीवी पर डोडो ग्रुप के खिलाफ बोलते हुए देखता है। उसे आ जाता है गुस्सा कि इस औरत को ये सब पता कैसे चला। पर इससे जेजे बड़ा खुश होता है क्योंकि वो तो चाहता ही था कि नाथन कहीं का ना रहे और वो नाथन की जगह फिर एंड्रयू को दिलवा दे। नाथन बहुत टेंशन में होता है और तब मोजो आकर कहता है कि तुम लाइव टीवी पर आकर बात करो, तभी सबको हम पर विश्वास होगा। वो भी लाइव टीवी पर आकर इंटरव्यू देने चला जाता है। असल में उसे एक स्क्रिप्ट दिया होता है जिसके आधार पर उसे बात करनी है। वो टीवी पर आकर कहता है कि बात यह है कि उस वर्कर ने गलत बटन प्रेस कर दिया था जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हुआ, और जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि हम कार्सिनोजन यूज करते हैं उस पर हम कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। केनिया, पैनी और किमी टीवी पर ये सब कुछ देख रही होती है। हालांकि उनके पक्ष में सच है, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी के खिलाफ वो कुछ नहीं कर पाती। पर तीनों किसी तरह नाथन को उसके किए की सजा दिलवाना चाहती है। दूसरी ओर लाइव टीवी में इंटरव्यू के बाद नाथन और मोजो ऑफिस में खाना खाने आते हैं। तब ली एक स्टाफ से कहता है कि टेबल पर लगे प्लेट्स और बाकी चीजें हटा दो, उसके बदले में डोडो ग्रुप में बने हुए प्लेट्स, बाउल्स और क्रॉकरीज अरेंज करवाओ। स्टाफ बिल्कुल वैसा ही करता है, पर नाथन ये बात नोटिस नहीं करता और डोडो ग्रुप की बनाई हुई प्लेट्स और बॉल में मजे से खाना खाता है। ली कहता है कि सर, ये सारे बॉल्स और प्लेट्स हमारी कंपनी के बने हुए हैं। और ये सुनते ही नाथन तुरंत मुंह से खाना थूक देता है और कहता है मुझे ये खाना अच्छा नहीं लगा, चलो किसी और अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं, कहकर वो चला जाता है। दोस्तों, अब ली को यकीन हो जाता है कि वाकई में ये डोडो ग्रुप के प्रोडक्ट्स में कार्सिनोजन मिल रहा है और इसी वजह से ये उसमें खाने से डर रहा है। और ये भी सच है कि इन्हीं प्रोडक्ट्स की वजह से लोगों को कैंसर हो रहा है। लेकिन कार्सिनोजन मिलाकर नाथन खूब पैसे कमा रहा है क्योंकि ये केमिकल उसे वही केमिकल कंपनी बेच रही है जिसके साथ इसका टाई अप है। ली और पैनी प्लान करते हैं कि अगर नाथन इतने लोगों की जान खतरे में डालने से नहीं कतरा रहा तो हमें जल्द ही जल्द उसे खत्म करना होगा। दूसरी ओर ऑफिस में सबको बताया जाता है कि आज चेयरमैन की बेटी सिंडी यहाँ पर आ रही है। जिना बड़ी खुश होती है कि कम से कम उसे तो इम्प्रेस कर पाएंगे हम। पर वो नहीं जानती दोस्तों कि उस दिन पार्लर में उसने जिसके बाल उखाड़े थे वही है चेयरमैन की बेटी। एंड्रयू अब जेजे की बातों को सोच रहा होता है। जेजे ने बताया था कि तुम्हारी एक सौतेली बहन भी है जो विदेश से आने वाली है। वो नाथन की तरह पागल नहीं है। अगर हम नाथन को रास्ते से हटाने में सफल भी हो गए तो भी इस प्रॉपर्टी की वारिस चेयरमैन की बेटी सिंडी होगी, इसलिए तुम्हें उससे सावधान होगा। ये बातें दोस्तों जेजे ने उससे कही थी और ये सब कुछ सोचकर प्रेजेंट में एंड्रयू अपनी सौतेली बहन की राह देख रहा होता है। तब वहाँ पर सिंडी आती है। उसको देखते ही जिना के हाथ पैर तो कांपने लग जाते हैं कि ये मैं क्या देख रही हूँ, मैंने मालकिन के बाल उखाड़ दिए क्या। सभी लाइन में खड़े होते हैं। सिंडी हर एक को देखते हुए आगे बढ़ती है और आखिर में जिना को देखती है, पर जिना जल्दी से दूसरी ओर मुंह मोड़ लेती है। पर वो जिना को पहचान लेती है दोस्तों और कहती है अच्छा तो तुम ही हो वो, अब आएगा ना मजा, ऊपर आ जाओ, हम अकेले में बात करेंगी, कहकर वो जिना को ऊपर लेकर आती है। पर तभी ली वहाँ पर आता है और उसे पता नहीं था कि सिंडी आ चुकी है। वो ऐलान करने लग जाता है कि सभी सावधान रहो, छोटी मालकिन आ रही है। बाकी लोग कहते हैं कि अबे तेरी आंखें जल गई हैं क्या, उधर देख ऊपर। ली ऊपर देखता है तो वहाँ सिंडी उसे घूर रही होती है और कहती है कि अच्छा तो तुम जानते थे कि ये महारानी यही काम करती है और तुमने जानबूझकर इसको पार्लर से जाने दिया। मैं तुम्हारी भी खबर लूंगी, ऊपर आ जाओ तुम। दोस्तों, यहाँ पर होता है पार्ट 8 का दी एंड। इंतजार कीजिए पार्ट 9 का, और अगले पार्ट्स को देखना चाहते हैं तो इस सीरीज की वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।